तो ठीक है, हम आज थर्मोडायनेमिक्स में जो हमने जो पढ़ा था उसके आगे से अभी स्टार्ट करेंगे वापस। हमने पिछली क्लास में हमने प्रोसेस पढ़े थे। पिछली क्लास में हमने प्रोसेस पढ़े थे, प्रक्रम कौन कौन से पढ़ लिए थे? समतापी, आइसोथर्म, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ लिया था समदाबी, आइसोबार। थर्ड हमने पढ़ा था समायतनी, आइसोकोरिक, ठीक है। फोर्थ हमने इसमें पढ़ा था चक्रीय, साइक्लिक। फिफ्थ पढ़ा था हमने रुद्धोष्म, एडियाबेटिक। एक हमने देखा था आइसोएंथैल्पिक, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट हम एक और देखेंगे जो है उत्क्रमणीय व उत्क्रमणीय प्रक्रम। पिछली क्लास में हमने ये सारे पढ़ लिए थे, जिसमें हमने समतापी में देखा था कि T क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो dt इसमें चेंज क्या होगा? 0। ये आइसोबार में कौन होगा कांस्टेंट? प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो dp 0 होगा। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो dv 0 होगा। साइक्लिक में हम एनर्जी का कोई चेंज नहीं मिलता है, कांस्टेंट नहीं बोल सकते, पर एनर्जी में कोई चेंज नहीं मिलता है, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट करता है वहीं वापस आ जाता है, इसलिए इसे कांस्टेंट बोला भी जा सकता है, पर हम जनरली नहीं बोले। पर इसमें जो चेंज हुआ वो क्या रहा? 0, de 0 रहा। एडियाबेटिक, इसमें Q में कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ Q कांस्टेंट बोल सकते हैं और dq 0 हो जाएगा। आइसोएंथैल्पिक जो हमने पढ़ा था वो dh 0 होगा। अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय प्रक्रम, आज हम पढ़ेंगे अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है। आप जैसे जानते हैं अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय प्रक्रम का क्या है। एक मिनट, ये सारे हमने कल पढ़ लिए थे, आज हम इसके जो 7th नंबर है वो देख लेते हैं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रक्रम जो पुनः अपनी अवस्था में लौट सके, अर्थात जो जहां से स्टार्ट हुए थे वो वापस वहीं आ सके, वो कौन से प्रोसेस होते हैं? उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसे प्रक्रम जो पुनः अपनी मूल अवस्था में आ सके, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। अभी पुनः अपनी अवस्था में आ सके, मतलब इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए। जो अपनी इनिशियल स्टेट में
कौन से इनिशियल स्टेट में वापस आ सके, वही क्या होते हैं, उत्क्रमणीय। तो अनुत्क्रमणीय कौन होंगे? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होंगे? जो पुनः अपनी अवस्था में ना लौट सके। वो कौन हो जाएंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा इनमें और क्या चीज़ें डिफरेंस पड़ सकते हैं? ये तो इनका एक मेजर डिफरेंस हो गया कि जो अपने मूल अवस्था में लौट जाए वो तो रिवर्सिबल हो गए, और जो नहीं लौट पाए वो इरिवर्सिबल हो गए। इसके अलावा जो इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्लो होते हैं। कैसे होते हैं? स्लो होते हैं। बाई डायरेक्शनल होते हैं। स्लो, मंद, दोनों दिशाओं में हम इन्हीं के अंदर इनकी साथ ही पढ़ लेते हैं कि उत्क्रमणीय का क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस, जो अपनी मूल अवस्था में लौट जाते हैं। ऐसे प्रक्रम जो मंद गति से चलते हैं तथा दोनों दिशाओं में चल सकते हैं। साथ ही इसके अलावा इनमें इन प्रोसेस से जो कार्य प्राप्त होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें जो कार्य प्राप्त होगा, वो मैक्सिमम होता है, अधिक। ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे पदों में संपन्न होता है। ये रहा इसका पहला, ये दूसरा, ये एक पॉइंट यहाँ है, ये रहा। और कभी समाप्त न होने वाला प्रक्रम है, अर्थात अनंत तक चलता है, इन्फिनिटी। कौन सा है? इन्फिनिटी। छोटे छोटे पदों में होता है। कार्य जो होता है इसमें वर्क क्या है? मैक्सिमम कहाँ होता है? इसमें वर्क मैक्सिमम मिलता है। बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे हो जाएंगे? जो फास्ट होते हैं, ठीक है, केवल एक दिशा में संपन्न होते हैं, केवल एक दिशा में संपन्न होते हैं। नेक्स्ट, अगला कौन सा आ गया इसके बाद? कार्य, जो भी प्रक्रम ने कार्य किया है वो इसमें कम प्राप्त होता है। कार्य कम प्राप्त होता है। बड़े पदों में संपन्न होती है। बड़े पदों में संपन्न होती है। और इनका निश्चित समय में समाप्त होती है, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। साथ इनके अपन ने तुलना भी कर ली है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। स्लो, बाई डायरेक्शनल, वर्क मैक्सिमम और इन्फिनिटी तक चलता है। फास्ट, यूनिडायरेक्शनल, वर्क लो या मिनिमम। वर्क कैसा मिलेगा इसमें? मिनिमम। और बड़े पदों में संपन्न होती है। ठीक है। अब ये तो हो गया हमने। अब हमारा जो इसके अंदर थर्मो के अंदर हमने अब कहाँ तक पढ़ लिया है टोटल अभी तक?
अब थर्मो में हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? थर्मो का हमने टर्म्स देख ली, 2 टर्म्स होती हैं, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग का, ठीक है। उसके अलावा हमने सिस्टम के टाइप पढ़ लिए हैं जो 5 होते हैं, ओपन, क्लोज, एडियाबेटिक, होमोजीनस और हेट्रो, ठीक है। अगला, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सिस्टम की प्रॉपर्टी पढ़ ली थी 2 टाइप में, एक तो इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था? जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की, वो कौन से फंक्शन पे काम करेगी। जो फंक्शंस थे इसके, वो कौन से थे? 2 कौन से थे? स्टेट और पाथ फंक्शन, ठीक है, स्टेट और पाथ फंक्शन। इनके हमने एग्जाम्पल भी कर लिए थे। इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? इन सिस्टम के लिए जो क्या होंगे, प्रोसेस कौन कौन से होंगे, तो वो प्रोसेस हमने आज पढ़े हैं, जो करीबन 7 हैं। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक, एडियाबेटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और आइसोएंथैल्पिक भी है, पर मेजर यही काम आते हैं। इन्हीं में हम देखेंगे रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में, जैसे आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एक्सपेंशन गैस का, आइसोबारिक, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस का, यही सारा इसके अंदर पढ़े जाते हैं। मतलब अब जो ये रिवर्सिबल है, ये इसके साथ में ये जो प्रोसेस हैं, जैसे आइसोथर्मल वाला ले लिया, इन दोनों को मिलाया, प्लस आइडियल गैस हमने ली। अब इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्क कैलकुलेट करेंगे। इरिवर्सिबल के लिए भी ऐसा ही कुछ होगा, आइसोथर्मल होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा और आइडियल गैस होगी और वर्क कैलकुलेट होगा। तो जैसे हर प्रोसेस के साथ रिवर्सिबल, आइडियल गैस, आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल, आइडियल गैस, ये सारा लेके हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो इसके पहले हमें वर्क के बारे में पता होना चाहिए। जनरली वर्क के बारे में जैसे पता तो होगा ही, हमने पिछली क्लासों में कई बार वर्क तो हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं, तो वर्क के बारे में कुछ ऐसा खास है नहीं। पर जैसे इसमें क्या है वर्क के बारे में, थर्मो के अंदर वर्क का क्या सिस्टम है रहेगा? कार्य का इस सिस्टम और सराउंडिंग की हमने बात करी। सिस्टम से कुछ ऊर्जा, सीधा सीधा जो वर्क है अपना, जो यहाँ काम था थर्मो में, या तो एनर्जी का था या वर्क का था। तो ये जो एनर्जी है ये, या फिर ये जो भी हीट है, ये सारे हैं, ये सारे वर्क में कन्वर्ट तो होंगे ही। कंप्लीट कभी नहीं होगा, कभी भी पूर्ण ऊर्जा कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती है। जो भी ऊर्जा है, ऊर्जा का जो भी रूप होगा, ऊर्जा के कई रूप हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे गिब्स वोल्टेज हो गया, गिब्स एनर्जी हो गया, या एंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी हो गई। कोई भी प्रोसेस रहेगा, कोई भी प्रक्रम रहेगा, कोई भी सिस्टम रहेगा, वो कुछ ना कुछ वो एनर्जी का या तो लूज़ करेगा। ये सिस्टम है, इसकी एनर्जी या तो लूज़ होगी या इंक्रीज होगी, जो भी होगा। अब या तो इस पर हम काम करें, हम का मतलब या तो हम क्या हो जाएंगे उस टाइम पे, सराउंडिंग हो जाएंगे इसकी, सिस्टम ये खुद है ही है। अब या तो हम इस पे काम करें या सिस्टम खुद काम करे, ठीक है। सिस्टम खुद भी काम कर सकता है या सिस्टम पर हम काम कर सकते हैं। हम का मतलब रहेगा उस टाइम पे सराउंडिंग। तो इसकी एनर्जी या हीट इसमें चेंज होगा, इसके परिवर्तन से ही जो हो रहा है उसे हम कार्य के रूप में कैलकुलेट करेंगे। बस ये है, कार्य के रूप में कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये हो गया वर्क। तो अब वर्क के बारे में क्या लिख सकते हैं ऐसा? डेफिनेशन तो समझने की है, तो डेफिनेशन अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी तंत्र की परिसीमा से किसी परिवर्तन के दौरान
प्रवाहित हो रहा हो वह पूर्ण रूप से पारिपार्श्विक में किसी वजन को उठाने में परिवर्तित हो रहा हो। बात वही है जो हमने कही थी कि सिस्टम है ये, इसकी बाउंड्री हो गई है किसी परिवर्तन के दौरान। मतलब अब अगर सिस्टम में या तो एनर्जी लूज हो रही है या हीट का लूज होना या डिक्रीज होना या फिर बढ़ना जो भी है, उसके दौरान पूर्ण रूप से सराउंडिंग के साथ में उसको उस सराउंडिंग के साथ कुछ ना कुछ कार्य करेगा। अब यहाँ हमने लिख दिया वजन उठाने को, मतलब वजन उठाना मतलब अगर हम मान लें ये कोई पिस्टन है तो अब इसके अंदर जो भी गैस थी या जो भी वो था सब्सटेंस, वो कार्य करके इस पिस्टन को ऊपर की ओर उठा रहा है मतलब इसके वजन को कौन उठा रहा है, इसके अंदर जो भी था सब्सटेंस वो इसको उठा रहा है। तो उठाने में परिवर्तन हो रहा है, तो ये एनर्जी या हीट जो भी थी वो किस में काम आ रही है, वर्क में काम आ रही है, मतलब इसको उठाने में काम आ रही है। वही काम क्या कहना है अब वर्क। अब इसको कैलकुलेट करना। अब वर्क के बारे में ये तो हमने डेफिनेशन समझ ली। अब आप वर्क के बारे में ऐसे जानते क्या हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है वर्क का, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, बल इनटू दूरी, बल इनटू दूरी। अब अपन सीधा वही वापस समझ ले कि ये एक सिस्टम है, इसके अंदर ये सिस्टम जो भी है ये गैस भरी है और ये इसका एक यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ये रहा पिस्टन, ये पिस्टन है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ इसका वॉल्यूम ये है। अब इसमें ये जो गैस है वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, या तो सिस्टम ने काम किया हो या हमने काम किया हो। हम क्या कर रहे हैं, गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो गैस एक्सपेंड होगी तो क्या होगा, यहाँ से प्रेशर लग रहा है इधर की ओर, ठीक है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, और यहाँ से हम लगा रहे हैं या गैस लगा रही है वो प्रेशर इनिशियल होगा या इंटरनल होगा। ये एक्सटर्नल प्रेशर है, ये इंटरनल प्रेशर है इसके अंदर का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, पिस्टन अपनी जगह से उठ के P इंटरनल जो है P एक्सटर्नल से ज़्यादा है तो ये इधर लगा और ये इधर लगा, ठीक है, तो ये इतना इसमें लेंथ का चेंज आया, मतलब ये इतना ऊपर उठ गया है। तो अब V फाइनल ये हुआ, तो V फाइनल ज़्यादा होगा ना V इनिशियल से, ये हमने यहाँ देखा। अब वर्क बराबर या कार्य बराबर होता है क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब ये जो इसमें कार्य हुआ है, ये कार्य तो हुआ है, ऊर्जा से जो भी परिवर्तन हुआ वो कार्य के रूप में ही हम गिनेंगे। तो अब ये जो भी हुआ है, तो आप इसमें एक चेंज देख रहे हो, तो वो 180 डिग्री पर ही तो हुआ है, ना इधर घुमा है ना इधर घुमा है, ये बिल्कुल सीधा उठाया है इसने, तो ये सीधा उठाया तो ये रहा 180। अब जो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, इसमें ये डिस्टेंस जो है ये पुनः अपनी अवस्था में आ भी सकता है, क्योंकि रिवर्सिबल अगर माने रिवर्सिबल प्रोसेस रहेंगे सारे, हम रिवर्सिबल प्रोसेस पे ही काम करेंगे, तो ये अपनी अवस्था में पुनः अपनी अवस्था में लौट भी सकता है, तो ये इधर भी आ सकता है। तो अब जो है हम यहाँ लिखेंगे एफ डॉट डी एस कोस थीटा। ये जो डी एस है बल तो वही रहेगा, ये है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, ये क्या है इसका,
ठीक है, तो अब हम वर्क को कैसे पढ़ेंगे, एफ डॉट डी एस कोस थीटा, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, तो ये एक सदिश राशि में आ जाएगा। ठीक है, अब एफ इंटू डी एस हो गया, अब डी एस इसका दूरी तो कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एफ बराबर क्या होता है, फोर्स, फोर्स बराबर क्या है, अगर हम फोर्स को देखें तो प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया ही तो होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, एफ का क्या लिख दें मैं, P इंटू ए, ठीक है, डॉट डी एस का, डी एस कोस थीटा, कोस यहाँ कितना है 180, कोस 180 का क्या मान होगा, -1। ठीक है, वो यहाँ रख दें मैं, तो ये माइनस हो जाएगा। डी एस यहाँ क्या है, ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो ये हो गया, ये एरिया, एरिया भी तो लेंथ ही होती है, लेंथ स्क्वायर, एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, तो P इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर इंटू ये भी एल, माइनस क्यों है, क्योंकि ये ऊपर की ओर चल रहा है और ये यहाँ से आया माइनस। ठीक है, ये हो गया ये। अब ये एल स्क्वायर इंटू एल क्या होता है, एल क्यूब, और एल क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम। ये अभी अपन कन्वर्जन पढ़ेंगे, उसमें अपन ये चीज़ को देखेंगे कि हमने लेंथ को वॉल्यूम क्यों बोला है, क्योंकि कन्वर्जन के अंदर यही काम आता है, लेंथ क्यूब जो होगा वो वॉल्यूम ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बोल दिया, P इंटू वी। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, P इंटू वी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अपन ने यहाँ क्या बात करी थी कि V फाइनल, V इनिशियल और V फाइनल बड़ा है, तो ये जो V है वो वेरी करेगा, तो वो क्या आएगा, वर्क माइनस P डेल्टा V, जहाँ डेल्टा V क्या है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, तो वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस P डेल्टा V। अब ये यहाँ है P डेल्टा V, ये तो हो गया। आप इरिवर्सिबल के लिए जब भी बोलो तो ये वाला लेना डेल्टा, अगर आप रिवर्सिबल के लिए बोलोगे तो माइनस P डेल्टा V बोला जाता है। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था, रिवर्सिबल कैसे पदों में संपन्न होती है, छोटे छोटे पदों में। मतलब ये जो P इंटरनल और P एक्सटर्नल जो एक दूसरे में फोर्स लगेंगे, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस रहा तो आपको ये साम्य अवस्था में दिखेगा, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसमें ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है कि नहीं है, बाकी ये डिस्टेंस ट्रेवल तो होगी। तो वहाँ छोटे छोटे पदों में संपन्न होता है, धीरे धीरे संपन्न होता है। ठीक है, होगा तो ये चेंजेज एल में होगा, पर धीरे धीरे होगा, इसलिए छोटे छोटे अंतरों के लिए डिफ्रेंशिएशन का लिया जाता है अंतर, तो dV लिया जाता है। अब वहीं इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो P इंटरनल जो गैस का जो प्रेशर था वो एकदम से लगाएगा और इसको सीधे ऊपर भेज देगा पिस्टन को, तो यहाँ जो चेंज हुआ वो एकदम से हुआ है, बड़े पद में हुआ है, सीधा बड़ा पद हुआ ना, तो बड़े पद में होगा तो ये वाला लेते हैं अंतर। तो इरिवर्सिबल के लिए P डेल्टा V लेते हैं, जबकि रिवर्सिबल के लिए P dV लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है ना, तो ये एक्सपेंशन को ये दिखा भी रहा है चिन्ह, माइनस 180 से माइनस हुआ है, तो ये किसको बता रहा है, एक्सपेंशन को बता रहा है। एक्सपेंशन बोले तो प्रसरण को बता रहा है। अगर ये पॉजिटिव होता, पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता, पॉजिटिव होने का मतलब है पिस्टन का बार जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता बजाय गैस के प्रेशर से, तो क्या होता, कंप्रेशन होता, संपीड़न। ठीक है, प्रसरण, कंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ अगर पॉजिटिव कब आ सकता है, जब यहाँ कौन सा हो, गैस का कंप्रेशन हो या संपीड़न हो, तब की बात है। ठीक है, हमने वो पढ़ ही लिया है कि P dV कब लिया जाएगा और डेल्टा V कब लिया जाएगा। dV जब लिया जाता है जब रिवर्सिबल प्रोसेस हो, और इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा तो वो हो, और अगर V फाइनल V इनिशियल हो जाए तो बराबर हो जाएगा, तो कोई चेंज ही नहीं होगा। वर्क कहाँ मिलना है, कुछ मिलना ही नहीं है, क्योंकि वर्क हुआ ही नहीं है।
तो ना तो एक्सपेंशन होगा, ना कंप्रेशन होगा, ना रिवर्सिबल प्रोसेस है, ना इरिवर्सिबल प्रोसेस है इस टाइम पे, उसमें वो वाला है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसके। अब हमने यहाँ एक बात करी थी एल क्यूब, ठीक है, क्या बात करी थी, एल क्यूब की। इसका मतलब अब हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं, जो अपने केमिस्ट्री में हर जगह काम आएगा। यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन में सबसे पहले अपन किसका करेंगे कन्वर्जन, वॉल्यूम का। वॉल्यूम का क्या है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अगर केमिस्ट्री में कहीं पे भी मीटर क्यूब बोल दिया जाए, या सेंटीमीटर क्यूब बोल दिया जाए, या डेसीमीटर क्यूब बोल दिया जाए, नैनोमीटर क्यूब बोल दिया जाए, अगर क्यूब बोल दिया गया है तो उसका सीधा सीधा तात्पर्य कहाँ जाएगा, वॉल्यूम पर, उसके आयतन पर। कहाँ जाएगा, आयतन पर। अब हम इसमें एक और भी जानते हैं, कौन सा, अगर हम 100 सेंटीमीटर कर देवें, 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 लीटर, तो यहाँ से कितना बनेगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ठीक है, डेसीमीटर में भी कर सकते हैं। अब डेसीमीटर में 10 से हो जाएगा, तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला कन्वर्जन, किसका, वॉल्यूम का। सेकंड कन्वर्जन हम देख लेते हैं प्रेशर का, दाब का। केमिस्ट्री में या अपने साइंस में जहाँ पे भी प्रेशर की बात होगी तो हम किस में कन्वर्जन करेंगे, उसका सीधा हम किस में बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम में। इसका पहला कन्वर्जन आएगा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही तो प्रेशर की यूनिट है। अभी हमने देखा था फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसका जो पहला है 1 एटीएम इक्वल टू 1.01325, यहाँ हम 10⁵ बोल दें, तो यही बन जाएगा वापस। ये जो हमने किया इसको हम पास्कल लिख दिया है, और अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बार। मतलब जो ये 10⁵ पास्कल है वही क्या है, इसका बार है, यही तो बार है। ठीक है, तो एक कन्वर्जन यहाँ आ गया। दूसरा कन्वर्जन देखें इसमें, 1 एटीएम बराबर, अब किस में ले रहे हैं, अब अपन ले रहे हैं 760 mmHg। ब्लड प्रेशर वाली मशीन देखी होगी, ब्लड प्रेशर वाली मशीन जिसमें अपन नापते हैं, जिसमें अपना नॉर्मल कितना रहता है ब्लड प्रेशर, 80 से 120। तो ये रहा ब्लड प्रेशर नापने वाला, तो ये रहा mmHg, तो इसमें पारा ही तो भरा होता है, उसको आप टोर भी बोल सकते हो। ठीक है, एक लास्ट और इसका जो बचता है वो है 1 एटीएम इक्वल टू 14.69 psi। कितना, 14.69 psi। कितना हो गया, 14.69 psi। ये लो, हो गया। अब कितनी यूनिट आ गई है प्रेशर की, पास्कल, बार, mmHg या टोर और psi। ठीक है, अब अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में असाइन करें तो कैसे होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, एटीएम सबसे बड़ा होगा, फिर बार होगा, फिर क्या कहते हैं ये
PSI होगा। फिर हम किसका देख रहे थे, प्रेशर का क्या देख रहे थे, यूनिट कन्वर्जन। तो प्रेशर में हमने देखा 101 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1.0135 10⁵ पास्कल। फिर बार में mmHg, टोर, PSI। इसका जो अपन ने डिक्रीजिंग ऑर्डर देखा वो ये था, ATM सबसे बड़ा, फिर बार, फिर PSI, फिर टोर और लास्ट में पास्कल। ठीक है, ये तो हमने इसका देख लिया प्रेशर का, ये तो हो गया प्रेशर का। अब अगला कौन सा रहा, अब अगला है अपने गैस कांस्टेंट R का। गैस कांस्टेंट R में क्या क्या देखना है, गैस कांस्टेंट R की वैल्यूज़ कौन कौन सी है, सबसे पहले 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, एक और याद रखनी है, इसके अलावा कौन सी है, 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अगला एक और है 8.314 10⁷ डाइन सेंटीमीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एक आएगी 8.314 10⁷ अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एक आर के हमें याद रखते हैं 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, इसके अलावा साथ में और याद रखने वाली जो है वो है कि 1 लीटर ATM इज इक्वल टू 1.101 जूल। इसका मान ये होता है 1 लीटर ATM में 22.4 कैलोरी होती है। ठीक है, और 1 लीटर ATM में ये हो गया 1 कैलोरी में 4.18 जूल। ठीक है, लास्ट कौन सा बचता है, एक और 1 लिख देते हैं हम, 1 जूल में 10⁷ अर्ग। ठीक है, ये भी याद रखना है। यहाँ से अगर आप ऑर्डर इसका डिसाइड कर रहे हो तो कैसे करोगे, सबसे बड़ा कौन सा हो गया है, लीटर ATM, फिर कैलोरी, फिर जूल, और लास्ट में कौन रहेगा, अर्ग। ठीक है, ये इसका ऑर्डर याद रखना है। अब ये कहाँ काम आएगा, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 50 जूल दे रखे हैं। ठीक है, और हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, कैलोरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैलोरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आर की वैल्यूज़ में देखो जूल कौन से में आ रहा है, यहाँ आ रहा है जूल। ठीक है, कैलोरी कहाँ है, यहाँ है। तो अब हम क्या करेंगे, 50 जूल इंटू 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, अपॉन जूल वाली जो वैल्यू है उसको यहाँ रखेंगे मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये सारा कट, जूल से जूल कट, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 11.93 कैलोरी। ठीक है, ऐसे हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बस हमें उसकी लास्ट की यूनिट देखनी, किस यूनिट में हमें दिया गया है, किस यूनिट में हमें पूछा गया है, यहाँ से हम वो सारा निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये हमने यूनिट कन्वर्जन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ। इनका पहले एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं।
हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स लॉ, ऊष्मागतिकी के नियम। जैसे कि कौन कौन से हैं? पहला है फ्लोट, फ्लोट, स्लोट और लास्ट है फ्लोट। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इसके बारे में हम पढ़ लें तो क्या होगा, जैसे कोई दो सिस्टम है ए और बी, ये दोनों इंडिविजुअली सी के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। दोनों सिस्टम कौन से? तीसरे सिस्टम के साथ, किसी तीसरे सिस्टम के साथ इंडिविजुअली क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी अपने आप में इक्विलिब्रियम में होंगे। यही कौन सा था? जीरो लॉ। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ में क्या था, ये हमें पता ही है कौन सा होगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अर्थात ना तो ऊर्जा बनाई जा सकती है ना ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। नॉर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है। क्या हो सकता है? बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, ठीक है। ये हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। अभी हमें जो थर्मोडायनामिक्स का पहला चैप्टर है, इसमें हमें अभी तक यहीं पढ़ना है, पर हम इनका भी आइडिया ले लेते हैं। इनमें क्या था? इसमें ये था इक्विलिब्रियम का, इसमें क्या था? एनर्जी कंजर्वेशन का था। सेकेंड लॉ जो था, जो फर्स्ट लॉ में जो भी कमियां रही उनसे आया था, और ये आया था सीधा सीधा एक रैंडमनेस, यादृच्छिकता। क्या आया था? यादृच्छिकता। दूसरी भाषा में बोले तो एंट्रोपी। इसकी सारी सब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया था, पर कोई परफेक्ट इसकी डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ एंट्रोपी के बारे में बात हुई थी। तो एंट्रोपी क्या चीज़ है? यादृच्छिकता या रैंडमनेस, इधर उधर फैलाव, और यूनिवर्स की कंटिन्यू क्या हो रही है? एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। इसके बारे में सेकेंड लॉ में था, जो हम सेकेंड चैप्टर में के अंदर पढ़ेंगे। थर्ड लॉ, ये क्या था? जब कोई सिस्टम काम कर रहा है, ये काम किया, इसने जो भी काम किया वर्क था, ये वर्क कहाँ से आया था? उस सिस्टम में जो उपस्थित एनर्जी या उसकी हीट थी, उसी से तो ये वर्क कन्वर्ट हुआ था। अब ये कन्वर्ट हुआ तो पूरा तो वर्क कन्वर्ट होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो खत्म होगा उसके अंदर। इस कार्य होने में भी कुछ ना कुछ वर्क या कुछ ना कुछ एनर्जी खत्म हुई होगी, तो कंप्लीट वर्क तो हमें मिलेगा नहीं। इसका मतलब जो भी एनर्जी थी, जितनी भी थी, वो कंप्लीटली किस में चेंज नहीं होती? वर्क में चेंज नहीं होती है। तो जो बच जाती है, जो बचा वो रेजिडुअल होता है, शेष बचा हुआ। अब वो जो शेष बचा हुआ था वो किस में चला गया था? उस एंट्रोपी में चला गया। तभी तो लगातार एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। तो ये जो शेष है वो कहाँ जा रहा है? एंट्रोपी में। तो थर्ड लॉ में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रेजिडुअल एंट्रोपी के बारे में। किसके बारे में? रेजिडुअल एंट्रोपी के बारे में, ठीक है। चलो हम अब ये हमें पता हो गया है। फर्स्ट लॉ के बारे में हमने पता कर लिया कि ये क्या क्या होता है। फर्स्ट लॉ में हम अगर इसको मैथमेटिकली देखें, या यूपीएससी ने जो इसके नोटेशन दिए थे वो क्या थे? ये था, आईयूपीएससी ने इसका एक नोटेशन दिया था, वो क्या था? DE बराबर DQ प्लस DW। कहीं कहीं आपको DQ प्लस W भी मिलेगा, या कहीं आपको DQ माइनस
डब्ल्यू भी मिल जाए या टी क्यू माइनस डी डब्ल्यू भी मिल जाए, सारे सही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनके वर्क को बताएगा। IUPAC ने फाइनल में ये माना हुआ है, ठीक है। इसको हम अगर और आसान भाषा में समझें तो इसका ऐसा आएगा, जैसे एक सिस्टम है, ये इसकी एनर्जी E रही होगी, इसने Q हीट ली तो इसकी एनर्जी क्या रही होगी, E1 प्लस Q। जैसे इसने ये हीट ली तो ये कुछ ना कुछ वर्क करेगा, वो वर्क कितना हो रहा है, वो E1 प्लस Q प्लस W, ठीक है। तो यहाँ जो नई एनर्जी आई वो क्या हो गई है, E2। भाई ये तो पुरानी एनर्जी थी E1, ये नई एनर्जी हो चुकी है E2। तो अब हम क्या करेंगे, E2 बराबर E1 प्लस Q प्लस W, तो E2 माइनस E1 बराबर Q प्लस W, तो ये डेल्टा E बराबर Q प्लस W भी बोला जा सकता है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये IUPAC ने माना है, ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा है। फर्स्ट लॉ में क्या था कि ना तो ऊर्जा नष्ट हो सकती है, ना बनाई जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, उसको हमने इस तरीके से समझ लिया कि डेल्टा E बराबर Q प्लस W। सही ये भी रहेगा, सही ये भी रहेगा। ये हमारे कहाँ काम आएगा अभी हम देखेंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। फंडामेंटल इक्वेशन जब पढ़ते हैं तब एक तो ये काम आएगा और एक हमारे सेकेंड लॉ में जो रैंडमनेस या जो एंट्रोपी के बारे में पढ़ रहे थे, वो एंट्रोपी एस से डिनोट होती है, तो ds बराबर dq बाई टी। अभी इसको सिर्फ इतना ही याद रखें कि हमने जो सेकेंड लॉ में जो पढ़ा था या पढ़ना है आगे, वो ये है कि ds बराबर dq बाई टी पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम ये पढ़ेंगे, ये दोनों अभी हमारे फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन बनाने में काम आएगी, इसलिए हमने अभी इसको लिखा है। पढ़ना हमारे को दूसरे चैप्टर में है, पर अभी हमने इसलिए लिखा है कि हमारा फंडामेंटल इक्वेशन यहाँ से बनेगा, ठीक है। अब हम फंडामेंटल इक्वेशन बनाते हैं। फंडामेंटल इक्वेशन बनाते हैं हम अब। उसके लिए हमारा फर्स्ट लॉ का जो था DE बराबर DQ प्लस DW बोला जा सकता है, या W बोला जा सकता है, DQ बराबर प्लस W भी बोला जा सकता है ये। और सेकेंड लॉ का जो हमारे पास ये था कि DS बराबर DQ बाई टी, एक और दो। अब ये काम आएंगे, अब ये क्या होगा, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या लिखा जा सकता है, ds बराबर क्या लिखा जा सकता है, TDS बराबर DQ लिखा जा सकता है, ठीक है। ये कहाँ पुट किया जा सकता है, इसके अंदर पुट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, W या DW, तो यहाँ DW क्या था, ये PV था, क्योंकि वर्क का क्या था, वर्क बराबर माइनस का PdV तो था, मतलब यही तो था, वर्क बराबर क्या था, PdV था। तो वर्क में हम क्या लिख सकते हैं, PdV लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ये। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन में ये रखने पर क्या देखेंगे, DE बराबर DQ की जगह क्या रख रहे हैं हम, TDS, W की जगह क्या रख रहे हैं हम, PdV। ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन बन गया है, DE बराबर TDS माइनस PdV, ठीक है। अब
ऐसे और भी होते हैं, सारी इक्वेशंस बनेगी। अगर अब हम साथ में देखना चाहें तो यहीं देख सकते हैं सारी। ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन बन चुकी है। अब अगर हम सेकंड और थर्ड साथ में ही देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, डी ई बराबर टी डी एस माइनस पी डी बी। सेकेंड होगी एच बराबर ई प्लस पी वी से। तो एच बराबर पी वी से कैसे निकालेंगे कि डी एच बराबर डी ई प्लस डी पी वी। ठीक है, तो डी ई बराबर तो हमारे पास वैल्यूज क्या है, टी डी एस माइनस पी डी वी। इसका जब हम निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो v को छोड़ा dp का कर दिया और p को छोड़ा v का कर दिया। यही करते हैं हम, ये मल्टीप्लाई वाले का डिफ्रेंशिएशन ऐसे ही करते हैं। पी डी वी से पी डी वी कट गया तो टी डी एस प्लस वी डी पी, ये क्या हो गया डी एच। ये आ गई एक दूसरी इक्वेशन, दूसरा फंडामेंटल इक्वेशन भी आ गया है। तीसरा क्या होगा, g बराबर h माइनस टी एस। ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़, ये एंथैल्पी भी थी, ये एंथैल्पी की थी, ये एनर्जी का था। अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ पे आई है तो वही वापस करना, डी जी बराबर डी एच माइनस टी। ये डी एच की वैल्यू हम यहाँ से ला सकते हैं, क्या लिखना है कि टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी। अब टी को बाहर छोड़ दो और डी एस, यही हुआ। तो यहाँ क्या होगा, ये माइनस भी था होगा, तो ये माइनस से माइनस, ये फिर से कट, और क्या आएगा माइनस के एस डी टी प्लस के वी डी पी इज इक्वल टू डी जी। ये इसकी तीसरी इक्वेशन हो गई। ये इसकी पहली थी, इसकी दूसरी थी, इसकी तीसरी हो गई। ये भी हमें याद रखनी है कि h बराबर h माइनस टी एस होता है, h बराबर e प्लस पी वी होता है। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ है a बराबर e माइनस टी एस। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ और गिब्स एनर्जी में सिर्फ इसी का फर्क है, यहाँ जो एनर्जी हम ले रहे हैं वो एंथैल्पी के रूप में ले रहे हैं, जबकि यहाँ जो ले रहे हैं वो प्रॉपर एनर्जी ले लेंगे। यहाँ एनर्जी किसके रूप में है, एंथैल्पी के, या एनर्जी के रूप में ही रहेगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो बोला जाता है, यहाँ भी वैसा ही करना है, डी ए बराबर डी ई माइनस डी टी डॉट एस। ठीक है, डी की वैल्यू हमें फिर पता है, टी डी एस माइनस पी डी वी, टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस ये माइनस होगा फिर से, ये क्या होगा, टी बार रख दिया डी एस और एस डी टी। ठीक है, क्या कटेगा, ये कट जाएगा, लास्ट में क्या बनेगा, डी ए बराबर माइनस के पी डी वी माइनस के एस डी टी। ठीक है, ये हो गई चारों इक्वेशन, एक ये रही दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है, इनका आगे भी काम होता है, इनसे हम आगे और निकालते हैं अल्टरनेट मैक्सवेल इक्वेशन जो होती है, इसी से हम मैक्सवेल निकालते हैं सारी। इसी से ये यहाँ चल के इनसे मैक्सवेल निकलेगी, फिर आगे जाके इनसे अल्टरनेट मैक्सवेल भी इन्हीं से निकलेगी। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चार इक्वेशन जो हमने पढ़ ली। ठीक है,
ठीक है, हमने यहाँ क्या क्या पढ़ लिया था, लो पढ़े थे, चारों लो पढ़ लिए थे जिनके बारे में ब्रीफली हमने नॉलेज ले ली थी। इसके अलावा हमने फंडामेंटल इक्वेशंस भी पढ़ ली। हालांकि हमें पहली फर्स्ट ही पढ़नी थी, डी बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी, फिर भी हमने सारी की सारी साथ में देख ली है। अब जो हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे, फर्स्ट लॉ में हमने ये तो पढ़ लिया कि क्या है कि ना तो ऊर्जा नष्ट की जा सकती है ना ऊर्जा बनाई जा सकती है, ठीक है, ये तो हो गया। पर इसकी क्या लिमिट थी, इसकी कुछ लिमिट्स भी थी जो हमने इसका सारा, इसकी लिमिट्स ये थी कि जो भी प्रक्रम या जो भी प्रोसेस है, प्रक्रम सतत है या नहीं, उसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या प्रथम नियम कुछ नहीं बताता था। उसके बारे में फ्लोट कुछ नहीं बता पाता था, कुछ नहीं बता पाता है, ठीक है। तो ये इसकी एक पहली सीमा हो गई है या लिमिट हो गई है। क्या लिमिट्स हुई है, प्रक्रम सतत है या नहीं, उसके बारे में कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यू है, इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। प्रक्रम सतत तो बोले तो कैसे, ये सीधा चल रहा है या फिर ये टूट टूट के चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता है, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, प्रक्रम की दिशा नहीं बता पाता है, दिशा नहीं बता पाता है। मतलब प्रक्रम इस दिशा में जा रहा है या इस दिशा में जा रहा है, ये यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, कौन सी दिशा में जा रहा है, फर्स्ट लॉ इस चीज़ को भी नहीं बता पाता था। और तीसरा था, जो भी ऊर्जा या ऊष्मा कार्य में परिवर्तित होती थी, वह पूर्ण क्यों नहीं होती, वह पूर्णतः कार्य में क्यों परिवर्तित नहीं होती। परिवर्तित क्यों परिवर्तित नहीं होती, पूर्णतः कार्य में क्यों परिवर्तित नहीं होती, ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता था, नहीं बता पाया। तो ये इसके 3 सीमाएं थी जो फर्स्ट लॉ की थी। ये सारी सीमाएं, इसी के लिए हमें कौन सा फिर लॉ जरूरत होगा, सेकंड लॉ, पर वो हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इनके जवाब जो हैं, ये कार्य पूरा क्यों नहीं बदला, जो भी ऊर्जा या ऊष्मा थी ये पूरे कार्य में क्यों नहीं बदली और कहाँ गई, यहाँ तो हमें वो बताएंगे कार्य में क्यों नहीं बदली। तो यहाँ हमें पता चल जाएगा एंट्रोपी आ गई थी, मतलब कुछ ना कुछ घर्षण की वजह से एंट्रोपी में कुछ ऊर्जा या कुछ ऊष्मा चली गई थी। अब वो चली गई, उसके लिए हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे फिर से, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि वो रेजिडुअल एंट्रोपी के अंदर वो उस फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर हुई थी जो हमारे कुछ काम की नहीं थी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लॉ, यहाँ खत्म। अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम इतनी देर से बात किस पे कर रहे हैं, ऊर्जा ऊष्मा या कार्य, ऊर्जा ऊष्मा या कार्य, इन्हीं पे बात कर रहे हैं। जब हम प्रक्रम पढ़ रहे थे तो हमने क्या बात करी थी कि हम उनसे प्रक्रम को एक के साथ मिलाकर रिवर्सिबल आइसोथर्मल ऐसे बनाकर एक क्या निकालेंगे, वर्क ही फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उनका वर्क फाइंड करेंगे। वर्क कैसे है, जैसे सबसे पहले हम जो हमारे काम आएगा वो है
एक प्रोसेस लेते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। किसका? आदर्श गैस का उत्क्रमणीय समतापीय प्रसरण। आदर्श गैस का उत्क्रमणीय समतापीय प्रसरण। ठीक है, मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा? एक तो आइडियल गैस है, मतलब किसी भी प्रकार का एसोसिएशन डिसोसिएशन इनमें नहीं होगा, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, ऐसा कुछ नहीं होगा इनमें गैसों में। जैसे ये गैस ए है और ये गैस बी है, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रहा रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हम क्या मानेंगे? यहाँ पर P1 इसका प्रेशर है, V1 ये हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया होगा, और यहाँ T हमने यहाँ ये ले लिया, यहाँ P2 V2 और T हमने दोनों जगह सेम क्यों लिया है? क्योंकि हमारा कौन सा प्रोसेस है ये? आइसोथर्मल, मतलब T क्या होगा हमारा? कांस्टेंट होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, उस फर्स्ट लॉ में एक चीज़ होती है कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो होती है फंक्शन ऑफ टी होती है। ठीक है, फंक्शन ऑफ टी होती है, पी भी होती है, टी पी और वी और टी भी होती है, दोनों ही होता है। एनर्जी किस किस का फंक्शन होता है? टीपी का भी होता है, वीटी का भी होता है। तो अगर टी कांस्टेंट है तो ई भी तो क्या होगा? उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा या 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर चेंज इन टेम्परेचर क्या है? 0, तो डी भी तो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यहाँ से ये निकाला जा सकता है, और इसी का दूसरा रूप क्या है? एच है, तो डी एच भी क्या हो जाएगा? उसके लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पर हमें इस गैस के लिए एक्सपेंशन में क्या फाइंड करना है? वर्क फाइंड करना है। वर्क फाइंड करना है तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? W बराबर माइनस के पी डी वी। ठीक है, अब P का मतलब आप और क्या क्या जानते हैं? P बराबर क्या जानते हैं? PV बराबर NRT भी जानते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ तो टेम्परेचर तो वैसे ही चेंज नहीं होगा, तो वेरी कौन करेगा? इसको यहाँ निकालो, इसको यहाँ करो, ये V2 से V1 और ये DV। ठीक है, अब P को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ V की टर्म्स है, P से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। V को कैसे चेंज करोगे? क्या कर सकते हो? V बराबर NR, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, P बराबर NR V बाई ये कहाँ चेंज किया जा सकता है? यहाँ किया जा सकता है। यहाँ क्या लिखेंगे हम? NR V2 से V1 DV। ठीक है, आया। अब हमारे लिए इंटीग्रल करना आसान है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स वैसे ही चर होते हैं, कांस्टेंट एक तरह से, कुछ चेंज नहीं होना नंबर्स। तो नंबर का जैसे अपन इंटीग्रल करते हैं कुछ होता ही नहीं, इनका कोई मतलब नहीं, तो इसको वैसे ही बाहर रखो। आर क्या गैस कांस्टेंट है, तो वैसे भी इसको बाहर रखो, तो अंदर कौन जाएगा? 1/V और DV, V2 से V1 हो गया। W बराबर ये हो गया है, यहाँ तक तो अभी तक हमने ये निकाल दिया। अब क्या करेंगे? इसका 1/V का क्या होता है? ln V होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रल क्या होता है? ln V होता है। तो अभी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? माइनस चलने दो, अभी एक्सपेंशन है वैसे भी, तो इधर ही लिख लेते हैं वापस। ये हो गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? W बराबर माइनस NR ln V, लिमिट क्या है इसकी? V2 से V1 माइनस NR, T भी तो है इसके साथ, T भी रखो बाहर, क्योंकि T हमारा कांस्टेंट है। NRT ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट V2 माइनस V1 ln V2 माइनस V1 हो गया।
इसको और क्या लिखा जा सकता है, माइनस का nRT ln V2/V1 वर्क। अभी क्या आया वर्क में, माइनस के nRT/ln। अगर अब इसे लॉग में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, माइनस के 2.303 nRT log V2/V1। ठीक है। किसी भी आदर्श गैस के लिए उत्क्रमणीय समतापीय प्रसरण में कार्य कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से W बराबर माइनस के 2.303 nRT log V2/V1। अगर यही चीज प्रेशर में दे देवे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, nRT log P1/P2 कर लो। इससे आप इसका प्रेशर के अंदर या तो वॉल्यूम में टर्म्स दे रखी हो तब भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों वेरी कर रहे हैं, P1 भी वेरी कर रहा है और V1 भी वेरी कर रहा है, तो हम दोनों में निकाल सकते हैं, इसलिए ये हो गया। अब अगला D तो वैसे भी इसमें 0 हो रहा है, ठीक है, तो अब DE 0 हो रहा है, तो DE बराबर DQ प्लस DW बोला जाता था। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए अपन ने बोला था कि DE क्या रहेगा, 0। क्यों, क्योंकि फंक्शन ऑफ T क्या होता है, फंक्शन ऑफ T का है। एनर्जी किसका फंक्शन होती है, T का फंक्शन होती है। अगर T यहाँ 0 है तो DE यहाँ 0 हो जाएगा, तो DQ बराबर DQ प्लस DW हो गया है। ये इसलिए कर रहे हैं, अब DQ बराबर DW तो Q बराबर W, मतलब जो हमने वर्क निकाला है, ठीक है, वो किसके बराबर है, हीट के। ये जो वर्क है हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, हीट के बराबर। तो यहाँ से हम अगर हमारे को किसी भी प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारे को वर्क पूछ लेवे, अब वो वॉल्यूम की टर्म में भी पूछा जा सकता है, प्रेशर की टर्म में भी पूछा जा सकता है। अगर अब उसे हीट पूछ ले उसकी, तो हीट कैसे निकालेंगे, सीधा ये है, और हमने यहाँ से ये निकाल लिया था फर्स्ट फंडामेंटल से अपने जो भी है। ये रहा Q किसके बराबर होगा, माइनस W के, तो Q बराबर क्या होगा 2.303 log 2.303 nRT log V2/V1, या फिर 2.303 nRT log P1/P2। ठीक है, यहाँ से ये निकाल सकते हो इसका। और आप इससे क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से Q निकल गया है। अब आप चाहें इसी प्रोसेस का अगर आप एंट्रोपी निकालना चाहें तो एंट्रोपी के लिए आपको सेकंड लॉ में आपको क्या बताया गया था, DS बराबर DQ/T था, या फिर S बराबर Q/T भी बोला जा सकता है। Q की वैल्यू आपके पास ये रही, ये कहाँ रखनी है, यहाँ रख देंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एंट्रोपी की वैल्यू भी मिल जाएगी। वर्क आपने निकाल लिया है उसकी, उसमें आपने निकाल लिया, अब आप उसका क्या निकाल रहे हो, एंट्रोपी। उसी प्रोसेस की एंट्रोपी भी यहाँ से निकाली जा सकती है।